नमस्कार, मैं जुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मदरसा ख्वाजा गरीब नवाज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण, सभापति ने किया लोकार्पण। पार्क को साफ सुथरा रखने पर दिया जोर, वार्ड 5 नई कुंजा में सभापति ने किया पार्क का लोकार्पण। ई रिक्शा चालकों ने किया विरोध प्रदर्शन, यातायात पुलिस कर्मियों व टैंको चालकों पर परेशान करने का लगाया आरोप। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक सामान के उत्पादन उपयोग पर रहेगी रोक। कलेक्टर ने सिंगल यूज प्लास्टिक सामान के उत्पादन, संग्रहण, बिक्री के उपयोग को बंद करने की अपील। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन के वार्ड 3 खुंजा में मदरसा ख्वाजा गरीब नवाज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण बुधवार को नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित व पार्षद अब्दुल हाफिज की ओर से किया गया। मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकरण योजना के अंतर्गत खुंजा के मदरसा ख्वाजा गरीब नवाज में 3 कमरों, बरामदा, रसोई व स्टोर आदि का निर्माण करीबन 25 लाख रुपए की लागत से राजस्थान मदरसा बोर्ड की ओर से नगर परिषद से करवाया गया है। इस मदरसा का संचालन केजीएन शिक्षण संस्थान की ओर से किया जाता है। नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के बाद सभापति की ओर से मदरसा में संचालित कंप्यूटर की स्मार्ट क्लासेस का भी अवलोकन किया गया। इस मौके पर सभापति ने कहा कि सरकार व प्रशासन निरंतर विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए अनेकों योजनाएं चला रहा है। इसके तहत मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकरण योजना के तहत मदरसा में निर्माण कार्य करवाया गया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की शिक्षा में आ रही परेशानियों को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा से जुड़ सकें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मदरसा निर्माण के लिए दिए गए 25 लाख रुपए में मदरसे का निर्माण करके उसका भी लोकार्पण किया गया है। मैं क्षेत्र के समस्त निवासियों को बधाई देता हूं। संस्थान के एडवोकेट मोहम्मद मुश्ताक जोया ने बताया कि मदरसा ख्वाजा गरीब नवाज यूनिक मदरसा है। उन्होंने कहा कि इस मदरसा की खासियत है कि इसके संचालन के लिए जनता से चंदा एकत्रित नहीं किया जाता। खुंजा क्षेत्र के कुछ परिवार इस मदरसे की वित्तीय सहायता कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि मदरसा समाज की अच्छी सेवा करे। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह मदरसा दीनी और दुनियावी तालीम के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। ये मदरसा एक यूनिक मदरसा है। इस मदरसे को मदरसा बोर्ड ने 25 लाख रुपए की ग्रांट देकर मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई। इसकी कार्यकारी एजेंसी नगर परिषद हनुमानगढ़ रही। ठेकेदार फर्म नसवानिया कंट्रैक्टर्स का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ कि उन्होंने समय रहते और बहुत बढ़िया काम किया। नगर परिषद के सारे अमले ने भी अच्छा सहयोग दिया। इस मदरसे की खासियत मुझे बताया गया है कि ये इसके लिए पब्लिक से कोई चंदा नहीं लिया जाता, जैसे आमतौर पर एक धारणा होती है कि मदरसा चंदे से बनता है। खुंजा में एक परिवार के कुछ 20, 30, 40 घर हैं। केवल वही लोग मिलकर इस मदरसे की वित्तीय सहायता कर रहे हैं और मुझे ये फख्र है कि मैं उस परिवार का हिस्सा हूँ। इसी प्रांगण में एक भूखंड उस परिवार की ओर से दान दिया गया है, जिस पर अभी बिल्डिंग बन रही है। उस परिवार की ओर से ही कोशिश करेंगे कि भविष्य में ये मदरसा समाज की अच्छी सेवा करे। इस दौरान मदरसा प्रिंसिपल अंजू नागपाल ने बताया कि राजस्थान मदरसा बोर्ड की ओर से 8वीं तक संचालित यह स्कूल 2005 का बना हुआ है। मदरसा में वर्तमान में 118 बच्चे अध्ययनरत हैं। सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। मदरसे में हर धर्म का बच्चा पढ़ता है। यहाँ उर्दू, पंजाब सहित सभी विषय पढ़ाए जाते हैं। प्रत्येक बच्चे के लिए पुस्तकों व भोजन की सुविधा है। मदरसे में कुल 6 कमरे बने हुए हैं और अलग से कंप्यूटर रूम भी है बना हुआ है। सर, ये 2005 से बना हुआ स्कूल है। ये राजस्थान मदरसा बोर्ड की तरफ से संचालित है और इसको हैंडल मुश्ताक जी कर रहे हैं। और इसमें अब 118 बच्चे पढ़ रहे हैं और इसमें सभी विषय कराए जाते हैं, उर्दू, पंजाबी, सभी विषय। और साथ में इसमें हर धर्म का बच्चा पढ़ता है। हर बच्चे को बुक्स, खाना, सब कुछ सुविधा मिलती है। जंक्शन के वार्ड 5 नई कुंजा में निर्मित पार्क का लोकार्पण बुधवार को परिषद सभापति गणेश बंसल, उप सभापति अनिल खिच्चर, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित व वार्ड पार्षद अब्दुल हाफिज की ओर से किया गया। पार्क के लोकार्पण मौके पर वार्ड के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। नगर परिषद की ओर से इस पार्क का निर्माण करीब 32.5 लाख रुपए की लागत से करवाया गया है।
इस दौरान वार्ड पार्षद अब्दुल हाफिज सहित वार्ड वासियों की ओर से पार्क के साथ साथ सामुदायिक केंद्र व जिम का निर्माण करवाए जाने की मांग सभापति के समक्ष रखी। पार्क का नामांकन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर करने की मांग भी रखी गई। पार्क के लोकार्पण के बाद आयोजित कार्यक्रम में सभापति ने कहा कि नगर परिषद की ओर से वार्ड वासियों को पार्क की सौगात दी गई है, लेकिन अब इसकी सार संभाल की जिम्मेवारी वार्ड वासियों की है। वार्ड के लोग अपने घर की तरह पार्क को भी साफ सुथरा रखें। पार्क में आने वाले लोग कचरा इधर उधर फेंकने के बजाय कचरा पात्र में ही डालें। सभापति ने आवश्यकता जताई कि एक कमेटी बने जो पार्क का रख रखाव करे। सभापति ने बताया कि जल्द ही श्रीगंगानगर फाटक पर रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण कार्य का वर्चुअली शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। इस अंडरब्रिज के बनने से शहरवासियों को बड़ी सौगात मिलेगी। पार्क का उद्घाटन आपके क्षेत्र में किया है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि नगर परिषद के द्वारा आपके वार्ड में ऐसा सुंदर पार्क निर्मित करके दिया गया है। इस पार्क में कुल 32.5 लाख रुपए की लागत आई है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस पार्क को हरा भरा रखें। नगर परिषद से जो भी सहयोग की जरूरत होगी हम करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। इस पार्क के आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई रखें, किसी प्रकार की गंदगी न होने दें। अगर कोई इसमें गंदगी करता है तो उसको आप समझाएं, मोटिवेट करें, ताकि स्वच्छता रहेगी तो आपका क्षेत्र सुंदर रहेगा। ताकि इस क्षेत्र के पार्षद श्री अब्दुल हाफिज जी की व अन्य जनता की मांग है कि इसमें सामुदायिक केंद्र बनाया जाए। मेरे विचार से तो इस पार्क में अगर सामुदायिक केंद्र बना दिया तो उसके बाद में इसमें पार्क की कोई नहीं रहेगी, क्योंकि पार्क में घूमने वाले और तो कल को सामुदायिक केंद्र के कारण दिक्कत रहेगी। बाकी आप क्षेत्र के जो भी निवासी हैं, आप जो भी हमें आदेश करेंगे हम उसका पालन करेंगे। उपसभापति ने कहा कि वार्डवासी पार्क को हरा भरा रखें, आसपास के क्षेत्र को भी साफ सुथरा रखें। अगर कोई गंदगी फैलाता है तो उसे भी समझाएं। भविष्य में पार्क में अन्य कार्य करवाने के लिए भी नगर परिषद तत्पर रहेगी। सुंदर पार्क जहां बना के दिया गया है, बहुत बड़ी सौगात है खुनिया के लिए। और जैसा विधायक जी ने बताया कि नगर परिषद द्वारा निर्माण करवाया जाना तो एक हमारा कर्तव्य है, परंतु इसको हरा भरा और संभाल रखना ये इसके आसपास के जो लोग हैं उनका प्रथम कर्तव्य बनता है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इसको हरा भरा रखें, गंदगी से दूर रखें। अभी इसमें डस्टबिन रखवा दिए जाएंगे और हमारे आदरणीय मुश्ताक जी ने एक मांग और भी रखी है, इसमें एक जिम लगाया जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी वो जिम भी इसमें लगा दिया जाएगा, जिससे लोग इसमें एक्सरसाइज कर सकें। और अभी लोगों द्वारा एक मांग और भी आई है इस पार्क के नामकरण की। लोग ये चाह रहे हैं एजीपी अब्दुल कलाम के नाम से इस पार्क का नामकरण हो, बहुत बढ़िया सोच है। और मेरा अब्दुल हाफिज जी से निवेदन है, अभी अपने लेटर पैड पर लिख सभापति जी को दें ताकि बोर्ड में हम उसको पास कर दें और उसका नामकरण जो है वो हमारे एजीपी अब्दुल कलाम के नाम से हो। तो ये एक बहुत ही बढ़िया दुनिया के लिए सौगात रहेगी। वार्ड नंबर 5 में नगर परिषद द्वारा जो पार्क निर्मित किया गया है, जिसमें 32.5 लाख रुपए की लागत आई है, इसका लोकार्पण किया गया है। जिला कलेक्टर नतमल डिडेल ने चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक सामान के उत्पादन, संग्रहण, वितरण, बिक्री और उपयोग बंद करने की आमजन से अपील की है। उन्होंने बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना जारी कर आगामी 1 जुलाई 2022 से चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स के उत्पादन, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री, उपयोग पर रोक लगा दी गई है। लिहाजा जिले में भी आगामी 1 जुलाई से चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक सामान के उत्पादन, संग्रहण, वितरण, बिक्री व उपयोग रहेगी। डिटेल ने सिंगल यूज प्लास्टिक के जिले में सभी उत्पादनकर्ता, स्टॉकिस्ट, रिटेलर्स, दुकानदार, ई कॉमर्स, फेरी वाले, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, मॉल, बाजार, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, पर्यटन स्थल, विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यस्थल, अस्पताल, होटल व अन्य संस्थानों व जन सामान्य से अपील की है कि वे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नोटिफिकेशन में उल्लेखित समय सीमा के अनुसार चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक सामान के उत्पादन, संग्रहण, वितरण, बिक्री, उपयोग बंद कर दें। नोटिफिकेशन के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठान व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण
संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत सामान की जब्ती करने, इकाई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने आदि की कार्रवाई शामिल है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी अमित सोनी ने बताया कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के नियम 4 के अनुसार पॉलीस्टाइरीन सहित जिन सिंगल यूज प्लास्टिक सामान के उत्पादन, इंपोर्ट, संग्रहण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 1 जुलाई से रोक रहेगी, उसमें प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, पॉलीस्टाइन की सजावट सामग्री, कप, प्लेट, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द गिर्द लपेटने वाली फिल्म, निमंत्रण कार्ड के इर्द गिर्द लपेटने वाली फिल्में व सिगरेट पैकेट के इर्द गिर्द लपेटी जाने वाली फिल्में, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक, पीवीसी बैनर स्ट्रिट शामिल हैं। सोनी ने बताया कि इन सब के लिए जनसामान्य को सूचित कर दिया गया है कि वे भारत सरकार के नोटिफिकेशन में उल्लिखित समय सीमा के अनुसार चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक सामान का उत्पादन, संग्रहण बंद कर दें। मुख्य सचिव महोदया के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में जो पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन आई थी कि पूरे राजस्थान में जो सिंगल यूज प्लास्टिक से बने हुए उत्पाद हैं उनकी उत्पादन, भंडारण, विक्रय, उपयोग ये पूरे राजस्थान में 1 जुलाई 2022 से बंद होंगे। उसी अनुसरण में हमने बार बार ये प्रचार प्रसार किया है कि जो भी इसका उत्पादन कर रहा है वो बंद करें और भविष्य में 1 जुलाई से इन चीज़ों का उपयोग भी नहीं करना है। साथ ही हम उन इंडस्ट्रीज को मोटिवेट कर रहे हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक से बने हुए उत्पादों को रिप्लेस करने के लिए अन्य उत्पादों का जिनमें उत्पादन हो रहा है, जैसे कपड़े की थैलियाँ बन रही है या जो खाना खाने के बर्तन हैं उसमें भी सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग होता है। इनका प्रयोग 0 स्तर पर लाना है। 1 जुलाई 2022 के बाद प्रशासन द्वारा अर्बन और ग्रामीण क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने वाले, भंडारण करने वाले, बेचने वाले और उत्पादन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि राजस्थान में प्लास्टिक जो है वो ऑलरेडी बैन है, पॉलीथीन का उपयोग करना बैन है और पॉलीथीन के साथ साथ सिंगल यूज प्लास्टिक को भी 1 जुलाई 2022 से बंद किया जा रहा है। तो पूरे जिले में जो माननीय एनजीटी, पर्यावरण मंत्रालय, प्रदूषण मंडल के निर्देश हैं उनकी पालना के लिए हम लोग कार्रवाई बना रहे हैं, लोगों तक अधिकतम प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ताकि इनके विकल्प बन जाए, लोग इनका उपयोग नहीं करें, नहीं खरीदें, ताकि हम लोग पर्यावरण को बचा सकें। यातायात पुलिस कर्मियों व टेम्पो चालकों पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए ई रिक्शा चालकों ने बुधवार को टाउन में पंचायत समिति कार्यालय के नजदीक एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। ई रिक्शा यूनियन अध्यक्ष करण सोनी के नेतृत्व में विरोध जता रहे ई रिक्शा चालकों ने गुरुवार को हड़ताल रखकर समस्या समाधान के लिए कलेक्टर से गुहार लगाने का निर्णय लिया। ई रिक्शा चालकों ने आरोप लगाया कि वे यातायात पुलिस कर्मियों व टेम्पो चालकों से काफी परेशान है। पुलिस जब मन में आया तब ई रिक्शा का चालान काट देती है। 2 दिन पहले एक ई रिक्शा चालक फल लेकर जंक्शन जा रहा था, रास्ते में पुलिस ने रोककर चालान काट दिया। पुलिस कर्मियों का कहना था कि वे सवारियों के अलावा कोई अन्य सामान ई रिक्शा में नहीं ले जा सकते। ई रिक्शा चालकों के अनुसार मात्र सवारियां ढोने से वे अपना व अपने परिवार का पेट नहीं भर सकते, इसलिए सवारियां ढोने के साथ लोडिंग का कार्य किया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से उनके साथ अन्याय हो रहा है। साथ ही कहा कि ई रिक्शा चालक अगर कहीं से सवारी उठाते हैं तो टेम्पो चालक उन्हें रोक देते हैं और लड़ाई झगड़ा करने पर भी उतारू हो जाते हैं। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन उनकी सुनवाई करते हुए जंक्शन व टाउन शहर के बस स्टैंड में ई रिक्शा स्टैंड उपलब्ध करवाए ताकि वहां से वे सवारियां उठा सकें। आज ई रिक्शा यूनियन की मीटिंग की हमने, उस मीटिंग में निर्णय लिया भाई कलेक्टर साहब के पास चलते हैं। ऐसे तो पुलिस वाले चलान करते हैं, टेम्पू वाले हमारे को सवारी नहीं उठाने देते। कलेक्टर साहब से मिलेंगे सब। हमारा मुद्दा एक ही है भी हमें टाउन जंक्शन बस स्टैंड के अंदर स्टैंड मिले, वहाँ से हम सवारी ला सके। जो रोड पे चलते हैं तो टेम्पू वाले हमसे परमिट मांगते हैं। डीटीओ साहब ने इनको अधिकार दे रखा है टेम्पू वालों को, भाई आप रिक्शा वालों का परमिट चेक करो। और अगर माड़ा मोटा लोड लेके जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले चलान करते हैं, तो सवारी गाड़ी में आप लोड नहीं जा सकते। तो सर हम कैसे कमाएं, कैसे पेट भरें, कैसे बच्चे पढ़ें? तो ये गुहार लगाने के लिए कल कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं साहब। देखते हैं कलेक्टर साहब हमारी क्या सहायता करते हैं, हमारी सुनाई करते हैं कि नहीं करते। वैसे गरीबों की सुनाई होती तो नहीं है,
भाई हमारी हो जाए तो देखो काश। एक बार मैं कलेक्टर साहब के पास पहले भी गया था, नगर परिषद के गेड़े काट काट के मेरे जूते घिस गए सर। ना नगर परिषद न्याय दे रहा है, ना कलेक्टर साहब ने कोई रिप्लाई किया भाई आपको स्टैंड मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा। मैं तो ये कहता हूँ सर कि इतने परेशान है हम लोग, अभी हमारे को ये कह देना कि हनुमानगढ़ से बाहर चले जाओ आप गाड़ी लेके आपकी, तो बहुत बढ़िया बात है, हम जाके कहीं कमा तो लेंगे। बहुत दुखी है साहब, हमारे को एक दो सवारी ज्यादा हो जाए तभी उतार लेते हैं टेम्पो वाले। कहते हैं रोड ऊपर जगह जगह स्टैंड बना रखे हैं टेम्पो वाले ने, स्टैंड से अलावा ही कब्जा कर रखा है। जहाँ भी ई रिक्शा रुकता है वहाँ कहते हैं हम नहीं उठाने देते सवारी। जंक्शन से टाउन तक रास्ते में कहीं भी सवारी उठाए नहीं उठाने देते। हमारे ई रिक्शा वाले भाई बहुत परेशान है, खासकर अपने टेम्पो वालों से और ये अपने पुलिस वालों से। पुलिस वाले जब मर्जी जब चालान काट देते हैं। कल परसों की बात है, हमारे भाई है जो कि 2 कैरेट वो केला लेकर जंक्शन जा रहे थे, उन्होंने उसको रोक लिया और उसका चालान काट दिया। वो कहते हैं कि आप ये नहीं ले जा सकते, सिर्फ आप सवारी ले जा सकते। सर एक सवारी से कितने ई रिक्शा वालों का पेट भरेगा अथवा घर चलेगा। तो जो हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उसका समाधान हो। जंक्शन के वार्ड 17 दीप कॉलोनी में नगर परिषद की ओर से निर्मित करवाए गए पार्क का लोकार्पण बुधवार को परिषद निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा व दिवंगत वार्ड पार्षद नंदूराम गुर्जर की धर्मपत्नी सुनीता गुर्जर की ओर से किया गया। नगर परिषद की ओर से करीब 9.25 लाख रुपए की लागत से पार्क का निर्माण करवाया गया है। दीप कॉलोनी का यह पहला पार्क है। इस दौरान मौजूदा वार्ड वासियों ने नगर परिषद सभापति सहित पूरी टीम को दीप कॉलोनी को पहले पार्क की सौगात देने के लिए धन्यवाद दिया। आज हमारे वार्ड नंबर 17 में दीप कॉलोनी में एक मिनी पार्क का उद्घाटन किया गया और नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा इस पार्क का निर्माण किया गया। इसमें लगभग 9.25 लाख रुपये की लागत आई है और इस दीप कॉलोनी में पहला पार्क है। हम सभापति महोदय का धन्यवाद करते हैं। इस दीप कॉलोनी को पहले पार्क की सौगात उन्होंने दी है। सड़कों का काम भी बढ़िया हो गया, इसके अंदर सभी सड़कें सीसी बन गई है, विकास जारी है और उनसे आशा है कि वो आगे ऐसा विकास करवाते रहेंगे। जिला मुख्यालय स्थित केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 2 से लेकर 8 तक के बच्चों के प्रवेश के लिए गुरुवार को लॉटरी प्रक्रिया संपन्न होगी। लॉटरी प्रक्रिया दोपहर 1 बजे उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभी गर्ग की अध्यक्षता में शुरू होगी। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य विजय कुमार ने बताया कि विद्यालय में सत्र 2022-23 के लिए द्वितीय कक्षा से लेकर 8वीं तक के लिए 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक आवेदन करने की प्रक्रिया हुई है। केंद्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ में सत्र 2022-23 के लिए एडमिशन की प्रक्रिया जो क्लास द्वितीय से लेके 8वीं तक के लिए हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स की जो तारीख थी वो 8 अप्रैल से 16 अप्रैल थी और इसी सत्र में केंद्रीय विद्यालय संगठन के निर्देशानुसार 6th, 7th और 8th में डबल सेक्शन होने के कारण वैकेंसी क्रिएट हुई और जो हमारी सेकेंड क्लास में एक वैकेंसी थी जिसके लिए हमारे पास 78 एप्लीकेशंस आई। क्लास 4th में 2 वैकेंसी थी जिसमें 76 एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई है। क्लास 5th में 6 वैकेंसी थी जिसमें 104 एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई। क्लास 7th में 21 जिसके लिए हमारे पास 63 एप्लीकेशंस रिसीव हुई और क्लास 8 में 27 वैकेंसीज थी और जिसमें 46 एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई है। और जो इन क्लासेस की जो एडमिशन की प्रक्रिया है
वो लॉटरी के माध्यम के द्वारा की जाती है एज पर KVS एडमिशन गाइडलाइंस, जो कि कल 21 तारीख को SDM साहब डॉक्टर अभी गर्ग की अध्यक्षता में लॉटरी निकाली जाएगी। इसमें एक कमेटी गठित होती है, इसमें प्रिंसिपल होता है, एक टीचर होता है, 2 पेरेंट्स होते हैं और VMC मेंबर जो कि कलेक्टर महोदय ने नामित किया है डॉक्टर अभी गर्ग जी को, उनकी अध्यक्षता में कल 1 बजे लॉटरी का प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। और इसके बाद जो हम पूरी लिस्ट वेबसाइट के अपने स्कूल विद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करेंगे और साथ में स्कूल की गेट पे भी हम चिपका देंगे। तो जिन अभ्यर्थियों एप्लीकेशंस को सिलेक्ट होंगे लॉटरी के माध्यम द्वारा, उनका एडमिशन 22 तारीख से शुरू की जाएगी। टाउन के वार्ड 24 गुरुदेव कॉलोनी की महिलाओं ने कॉलोनी में अनैतिक गतिविधियां संचालित होने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग को लेकर बुधवार को टाउन थाना प्रभारी के नाम प्रार्थना पत्र सौंपा। विमला मोदी के नेतृत्व में SI पूर्ण सिंह से मिली महिलाओं का आरोप था कि वार्ड 24 गुरुदेव कॉलोनी में एक महिला के मकान में पूरा दिन गाड़ियों से अज्ञात लोगों का आना जाना रहता है। इस मकान में सरेआम अनैतिक कार्य हो रहा है, इससे मोहल्ले वासी परेशान हैं। जब हम एप्लीकेशन देने आए हैं, वार्ड वासी बहुत परेशान है। जग्गी का मकान है, वहाँ नोड़ा है, उसमें किराए पे सायरा बानो नाम की लेडी रहती है और उनका परिवार रहता है और उन्होंने हर तरह से गंदगी फैला रखी है और उनको खाली करने के लिए 3 बार हम पंचायत कर चुके हैं। बाकी 2 महीने का टाइम देते हैं, उसके बाद कोई खाली नहीं होता। उससे पहले 1.5 साल पहले अभी उन्होंने पड़ोसियों ने, हमारे वार्ड वालों ने अभी उनको के एप्लीकेशन लगाई थी यहाँ, उनको धमकियाँ दी गई, उनके बच्चों के नाम गलत लिखवाए गए। उसके बाद उन्होंने धमकाने के बाद उन्होंने बेचारों ने वापस ली एप्लीकेशन। अब के बाद हम कोई वापस नहीं लेंगे और ये नोरा खाली होना चाहिए और पूरे वार्ड वासी परेशान है इससे। इसीलिए इतनी लेडीज आई है आज, क्योंकि सब लेडीज परेशान है कि ये जो धंधा है इसमें सब बच्चों पे, परिवार पे गलत असर पड़ता है और ये सब के लिए नुकसानदायक है। और यहीं नहीं, कई जगह होता है। बाकी सरकार को चाहिए कि ये धंधे हर जगह से बंद होने चाहिए और हमारा ये जो प्लाट है खाली होना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि अगर किराएदार रखे हमें कोई एतराज़ नहीं, बाकी ये कोई किराएदार नहीं, ऐसे किराएदारों की ज़रूरत नहीं है जो मोहल्ले को में गंदगी फैलाए और धमकियां देती है कि मैं काट के वोट देंगे तो ये आपको पता नहीं चलेगा। और अभी यहाँ थाने में आके जाते जाते कह के गई है कि आज घर पहुँचो, हम संभाल लेंगे आपको। ये धमकियाँ दे रही है, गंदी गंदी गाड़ियाँ निकालती है, कोई हाल नहीं है इनकी। सब परिवार ऐसे हैं बेकार और सब मोहल्ले वाले परेशान हैं। आज परेशान हो गए 30-40 लेडीज़ यहाँ आई है, इसीलिए आई है कि इनका नोरा खाली किया जाए। दोनों चारों तरफ से इनके घर में जो आना जाना है, जिस हिसाब से कार्य चल रहा है वो गलत है। अभी वक्त है एक ब्रेक का। जंक्शन में सुरेशिया पुलिस चौकी के पास संचालित शराब ठेका पर रात्रि 8 बजे बाद भी अवैध रूप से शराब बिक्री को लेकर वार्डवासियों की ओर से विरोध करने की बात पर जिला आबकारी अधिकारी चमनलाल मीणा का कहना है कि उन्हें शिकायत मिली है, वे स्वयं या विभाग के सीआई को मौके पर भिजवाकर जांच करवाएंगे। जांच के बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वह की जाएगी ताकि इस तरह की शिकायत दोबारा न आए। आपने जो वीडियो डाला है, आपकी वीडियो के माध्यम से मेरे पास ये शिकायत आई है और इस शिकायत की मैं मेरे सीआई को या मैं खुद जाकर के जांच कर लूँगा और जांच करके जो भी
नियम अनुसार कार्रवाई होगी, कार्रवाई करूँगा और इस तरह की कोई वारदात दोबारा ना हो, इसे तो आपसे एक माकूल व्यवस्था करें। किसी को नहीं दे रखी 8 बजे बाद दारू बेचती, कोई नहीं बेचता, हमारे यहाँ बंद हो जाती थी, कार्रवाई की जाती है उन पर। लोकेशन संबंधी हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई। लोकेशन संबंधी हमारे विभाग के मापदंड बने हुए हैं, उन मापदंड अनुरूप वो लोकेशन लगती है। तो उन मापदंडों में नहीं होते तो लोकेशन वहाँ होती ही नहीं है। तो लोकेशन तो नियमानुसार सही है, लेकिन जैसे आपने बताया पार्क है तो एक बार जांच करके यथोचित कार्रवाई कीजिए। भारतीय खाद्य निगम की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद में लगाई गई जन आधार कार्ड की अनिवार्यता सहित अन्य शर्तें हटाने की मांग को लेकर भारतीय ट्रेड यूनियन सीटू कार्यकर्ताओं ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सीटू कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। अभी ये यूक्रेन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले लिख रखा जन आधार कार्ड होना जरूरी है और उस जन आधार से जो बैंक की कॉपी जुड़ी हुई है वो बैंक की कॉपी होनी चाहिए, गिरदावरी की नकल होनी चाहिए। उसके बाद में हम गेहूं को चेक करेंगे और उसके बाद में खरीद करेंगे। अब होता क्या है साथियों कि जो जन आधार कार्ड बना है और जिससे लिंक बैंक की कॉपी है उसको एक बार ऑनलाइन करने के बाद में दोबारा जल्दी से ऑनलाइन नहीं होती है। जैसे अगर कोई किसान 2 ट्राली ले आया एक दिन में और ऑनलाइन जन आधार हो गया, अगर वो दूसरे तीसरे दिन लाएगा तो वो जन आधार उठाएगा नहीं, क्योंकि जन आधार बना हुआ है महिलाओं के नाम और जमाबंदी है पुरुषों के नाम। पूरे परिवार का एक साथ ऑनलाइन हो जाता है। यही नहीं, जो ये बैंक है कि अगर एक बार आपने 20,000 रुपए निकाल लिए आज, तो उसके बाद में 1 रुपए उस बैंक से नहीं निकाल सकते। अभी तो बिल्कुल माल मिल सकता है। फिर इन्हें एफसीआई की नीति खराब है, सारे का सारा माल बाहर जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ना तो 2 किलो जो 5 किलो अनाज मिलता वो मिलेगा, खाद्य सुरक्षा पर कुछ नहीं मिलेगा, इनके गोदाम रहेंगे खाली बिल्कुल। जो नीति है ये हमारा मुख्यमंत्री तक ये किसान और दोनों के बहुत भारी दोष है। इसमें क्या ऐसा वजन आधार की शर्त है ना, जो उसके कारण क्या है कि वो एक बार ऑनलाइन हो जाता है ना, तो उसके बाद दोबारा जब ऑनलाइन करना हो दूसरी ट्राली में तो वो 1 आधा दिन गैप लेता है, तो वो बड़ा संकट है। अगर जन आधार का भी एक हट जाए ना तो फिर तो और तो गिरदावरी वगैरह तो हम ले लेंगे। आज अभी जो हम ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को, पूरी हमारी मंडी गंगानगर हनुमानगढ़ का जिला एक भी दाना एफसीआई को नहीं मिला, क्योंकि एफसीआई ने ऐसी शर्तें लगाई है। एफसीआई की नीति में फर्क है कि वो माल खरीदना नहीं चाहती और खरीदना चाहती हैं। अभी पड़ोस में पंजाब में 500 रुपए की घोषणा हुई है बोनस की, और हमारी सरकार जो एफसीआई जो बैठी है गोदाम खाली रखना चाहती है। हम कहते हैं ये जो शर्तें लगाई है इन शर्तों को हटाया जाए। जन आधार कार्ड जो लागू की है इसको, और 20,000 से ज़्यादा महीने में किसान पेमेंट नहीं निकाल सकेंगे उन जीरो खातों में से। तो ये शर्तें आजकल किसान का बहुत बड़ा खर्चा है, इसलिए आज जो हम ज्ञापन दिए, अगर इस ज्ञापन पर हमारा कोई गंभीरता से विचार नहीं होता तो हनुमानगढ़ गंगानगर जिला दोनों फिर इस पर दोबारा आंदोलन की हमारी चेतावनी है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।